Hello everyone, I am Swati and I welcome you to Prevail Classes. Friends, आज हम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे फ्रांसीसी क्रांति भी कहते हैं। और ये टॉपिक हमने क्लास 9 के हिस्ट्री बुक से लिया है जिसका ये फर्स्ट चैप्टर है। हमने ये वीडियो को ध्यान में रखते हुए बनाया है। हमने यह वीडियो कि ये क्लास 9 के स्टूडेंट्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं। और जो भी वर्ल्ड है आपस में कंट्रीज़ हैं ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, पॉलिटिकली या तो फिर इकोनॉमिकली हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर हमारे देश के बाहर किसी कंट्री में कुछ भी हो रहा है तो उसका इफेक्ट हमारे कंट्री में भी पड़ता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि आगे दूसरे कंट्री का भी हिस्ट्री क्या रहा है। तो चलिए हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत सा इफ़ेक्ट, पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारे कंट्री में भी देखने को मिला। हमने भी वहाँ के बहुत सारे फीचर्स, बहुत कुछ फीचर्स को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी, हमने अपने प्रियम्बल में भी अडॉप्ट किया है। तो आगे हम देखते हैं क्या है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके रीज़न क्या थे, किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ओके, चलिए आगे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था इसमें हम पहले देख लेते हैं कि टॉपिक्स हमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो हम देखते हैं पहले कि हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, परिचय। पहले हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन था क्या, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ द रिवॉल्यूशन। हम ये भी देखेंगे कि कॉज क्या थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, क्या कारण रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के ऊपर। तो हम इसमें 3 कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे, जो है सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज और पॉलिटिकल कॉज। सोशल कॉज मतलब सामाजिक कारण, सामाजिक ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। इकोनॉमिक कॉज देखेंगे, आर्थिक कारण, आर्थिक ऐसे कौन से हालात हुए थे जिसकी वजह से लोग रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिए थे। और नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिटिकल कॉज, जो राजनीतिक कारण है। ठीक है, अच्छा पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये रिवॉल्यूशन है क्या। रिवॉल्यूशन को हम जानते हैं, इसे हम क्रांति कहते हैं। तो ये मेनली एक फोर्सफुली एक एक्शन होता है, इसे हम रिवोल्ट भी कह सकते हैं। रिवोल्ट का एक ये बड़ा रूप होता है जो कोई भी मतलब बहुत से लोग मिलकर क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट करते हैं ताकि वो उस गवर्नमेंट को हटा सके। ठीक, और ये जनरली वायलेंट होता है, वायलेंट तरीके से होता है, हिंसक विद्रोह होता है, इसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मिडिल क्लास जो पीपल थे, क्योंकि हम देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था इसमें जो मिडिल मध्यम वर्गीय क्लास के जो भी लोग थे उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और क्योंकि इस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे फ्रांस में बहुत से परिवार मध्यम वर्गीय थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फिलोसफर एंड देयर कंट्रीब्यूशन। जो फिलोसफर्स थे और उनके कंट्रीब्यूशन क्या रहे हैं, उनका क्या योगदान रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। हम ये देखेंगे कि ये जो रिवॉल्यूशन एक जगह से स्टार्ट होकर, एक कम्युनिटी से स्टार्ट होकर कैसे पूरे फ्रांस में फैल गया। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉर्निकी। तो फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉर्निकी कैसे बना। मॉर्निकी हम देखेंगे कि मॉर्निकी क्या होता है, राजतंत्र होता है। ठीक है, मॉर्निकी मतलब राजा का शासन, लेकिन यहाँ पे हम एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉर्निकी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या होता है कि हम अब यहाँ पे राजा का शासन तो होगा, राजतंत्र तो होगा यहाँ पे, लेकिन साथ में क्या होगा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे रूल होंगे जिसको एक राजा किंग भी फॉलो करेगा और साथ में कौन भी, यहाँ के पीपल्स भी फॉलो, यहाँ के पीपल भी फॉलो करेंगे। ओके, तो चलिए आगे हम देखते हैं कि अब फ्रेंच में हम फ्रांस में देखेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉर्निकी आया था। लेकिन अब फ्रांस में क्या हुआ, ये मॉर्निकी एबोलिश ही कर दिया गया पूरे तरीके से। और अब क्या हुआ यहाँ पे, रिपब्लिक, फ्रांस रिपब्लिक कंट्री बना। रिपब्लिक क्या, कौन सी कंट्री होती है, वैसी कंट्री होती है जहाँ पे गवर्नमेंट भी इलेक्टेड होते हैं, गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी इलेक्टेड होते हैं, और जो हमारे लीडर होते हैं वो भी इलेक्टेड होते हैं। हमारी कंट्री, हमारी इंडिया भी क्या है, रिपब्लिक है। ठीक है, वी आर रिपब्लिक इंडियन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि द रीन ऑफ टेरर। अब जब यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी तो आतंक चारों तरफ कैसे फैला हुआ था, सिचुएशंस क्या थे, हालात क्या थे, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डायरेक्टरी रूल्स डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस। डायरेक्टरी रूल्स मतलब मेनली हम देखेंगे कि जो डायरेक्टरी थी उस टाइम पे 5 मेंबर्स कमेटी थी जिसमें 5 मेंबर्स थे। और ये जनरली 1795 टू 1799 के पीरियड की बात है। ये लोग 1795 से 1799 तक रूल किए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस।
नेक्स्ट हम देखेंगे विमेन रिवॉल्यूशन। विमेन जो थी, इनके लिए कुछ रिवॉल्यूशन हुई, इनके लिए कोई क्रांति हुई, इन्होंने क्रांति में कैसे पार्टिसिपेट किया, इनका क्या योगदान था, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। जो दास प्रथा था उसका उन्मूलन कैसे हुआ, उनका उसका खत्म उसे कैसे खत्म किया गया, इन चीज़ों को हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब जब रिवॉल्यूशन हो रहा है तो एवरीडे पीपल ये कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, उनकी लाइफ कैसे अफेक्टेड हो रही है, उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट हो रहा है इसका, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, वो कैसे जी रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट एक मिलिट्री लीडर थे जो फ्रांसीसी क्रांति के टाइम पे उभर कर बाहर आए। बहुत से लोग उनको सपोर्ट किए, ठीक है। हम इनके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ, इसके क्या रिजल्ट, आउटकम क्या है, फाइनली क्या हुआ इसके बाद, इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंटिन्यू कीजिए, आप बने रहिए वीडियो में। आगे हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था ये स्टार्ट कब, अच्छा हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो हम सी में बात कर रहे हैं, कॉमन एरा में बात कर रहे हैं, मतलब जीसस के जन्म के, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो भी स्टार्ट हुआ था ये कब हुआ था, 1789 में स्टार्ट हुआ था। और द सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, ये जो सीरीज़ थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की सीरीज़ थी, ये स्टार्ट हुई मेनली, कौन स्टार्ट किए इसे, मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्गीय परिवार थे, मध्यम वर्गीय लोग थे, इन्होंने मिलकर इसे स्टार्ट किया। और इससे क्या हुई, जो अपर क्लास, क्योंकि हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने से पहले जो अपर क्लास थे, हम पहले बाद में देखेंगे कि यहाँ पे जो फ्रेंच जो कंट्री थी वो डिवाइडेड थी अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है। तो अपर क्लास में फर्स्ट स्टेट हो गए, सेकंड स्टेट हो गए, थर्ड स्टेट हो गए, इस टाइप से डिवाइडेड थी। तो अपर क्लास के पीपल रूल करते थे मेनली, ठीक है, उनका ही सारा बोला वाला चलता था। तो हम देखेंगे कि जब मिडिल क्लास पीपल रिवॉल्ट स्टार्ट किए तो इससे क्या हुई, अपर क्लास को इन्होंने पूरा हिला कर रख दिया, ठीक है। द पीपल रिवॉल्टेड अगेंस्ट द क्रूअल रेजिम ऑफ मानेकी। पीपल इसके विरुद्ध भी, जो राजा का निरंकुश शासन था इसके विरुद्ध भी पीपल क्या किए, रिवोल्ट किए, विद्रोह किए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे द रिवॉल्यूशन पुट फॉरवर्ड द आइडियाज ऑफ, क्या का आइडियाज, लिबर्टी, फर्टर्निटी एंड इक्वलिटी। हम देखेंगे कि इससे क्या हुआ, रिवॉल्यूशन से लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, फ्रेटर्निटी मतलब भाई बंधुता, भाईचारा, और इक्वलिटी मतलब समानता, समता, ठीक है। तो इससे इसका आइडिया आया सामने। हम देखेंगे हमारे प्रियम्बल में, आप सभी जानते हैं, आप सभी को आई होप प्रियम्बल पता हो, हमारी प्रस्तावना आप सभी को याद हो। तो हम उसमें देखेंगे कि हमने ये 3 वर्ड्स लिया है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी, और ये हमने किससे अडॉप्ट किया है, फ्रांस से अडॉप्ट किया है। हम देखेंगे कि हमारा जो प्रियम्बल है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने बहुत से कंट्रीज़ के अलग अलग अच्छे अच्छे फीचर्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है, प्राउडली अडॉप्ट किया है, ओके। तो हम यहाँ देखेंगे लिबर्टी, आप सभी को पता है लिबर्टी किस किस चीज़ के लिए हमें दी गई है प्रियम्बल में, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी। तो हम देखेंगे हमें जो लिबर्टी मिली है, हमें लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, लिबर्टी ऑफ फेथ है, और लिबर्टी ऑफ वर्शिप। हमें किसी भी जगह पूजा करने की, अपने बिलीफ, अपने किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास रखने की, किसी भी चीज़ का एक्सप्रेशन, किसी भी अपनी सोच को प्रकट करने की हमें क्या है, लिबर्टी है, हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। फ्रैटर्निटी, हम क्या है, आपस में मिलजुल कर जो हम रहते हैं, भाईचारा, भाई बंधुता, इसे हम फ्रैटर्निटी कहते हैं। और इक्वालिटी, इक्वालिटी किस चीज़ की है, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, हमें सबको क्या मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल राइट्स मिलेंगे, इन सब की इक्वलिटी हमें दी गई है। तो ये हमने किससे अडॉप्ट किया है, हमने फ्रांस से अडॉप्ट किया है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा अब हम आ जाते हैं यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द रिवॉल्यूशन बिगैन ऑन 14 जुलाई 1789। रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, 14 जुलाई, ओके। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट मेमोराइज करके रखिएगा। रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट हुआ था, विद द स्टॉर्मिंग ऑफ फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल। तो यहाँ पे क्या हुआ था इस दिन, 14 जुलाई 1789 को, ये जो बेस्टाइल जेल जो था, प्रिजन था, फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस क्या होता है, किले बंद होते हैं, बहुत बड़े बड़े दीवार होते हैं, ठीक है। तो इसके उसे हम फोर्ट्रेस प्रिजन कहते हैं। तो ये जो फोर्ट, यहाँ पे ये फोर्ट्रेस प्रिजन को, ये जो प्रिजन था, जेल था, इसे कोई पसंद नहीं करते थे। क्यों क्यों नहीं पसंद करते थे, क्योंकि ये डिपिक्ट करता था, ये शो करता था डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, राजा का जो निरंकुश शासन था, राजा के, कि राजा अपने मन से करेगा, कुछ भी करेगा, पीपल कुछ नहीं बोल सकते, इसे निरंकुश शासन कहते हैं, डेस्पोटिक पावर कहते हैं। तो इसके
सब लोग इसके क्या थे, अगेंस्ट थे, किसी को ये पसंद नहीं था। और ये रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, ये राजा का डिस्पोटिक पावर, किंग का कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, कौन प्रेजेंट कर रहा था, ये फोर्ट्रेस प्रिजन। ये प्रिजन जो था ये राजा का ये डिस्पोटिक पावर को शो कर रहा था, और इसीलिए लोगों ने क्या किया, ये फोर्ट्रेस वाज डेमोलिश्ड, और इसे क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया, ध्वंस कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या कॉज थे, हमने पहले डिस्कस किया, हम अलग अलग 3 पार्ट्स में देखेंगे। पहला सोशल कॉज, दूसरा इकोनॉमिक कॉज, और तीसरा पॉलिटिकल कॉज देखेंगे। तो सोशल कॉज में हम देखते हैं जो फ्रेंच सोसाइटी थी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी क्या होता है, देखिए 1701 से लेकर 1800 तक के जो पीरियड होते हैं, टाइम पीरियड होता है, उसे हम 18th सेंचुरी कहेंगे। अभी हमारी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है। तो हम इसे कब से काउंट करते हैं, चलिए आप बताइए मुझे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द टर्म ऑलरिज्म इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। तो हम यहाँ देखेंगे जो ऑलरिज्म, आगे भी आएगा वर्ड, तो ये जो ऑलरिज्म था ये यूजुअली किस लिए यूज़ होता था, डिस्क्राइब करने के लिए फ्रेंच की जो सोसाइटी थी 1789 से पहले की जो फ्रेंच की सोसाइटी थी, 1789 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उसके पहले की जो सोसाइटी थी उसे हम क्या कहते थे, ऑलरिज्म कहते थे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे जो सोशल कॉजेज थे, इसमें हम देखेंगे जो सोसाइटी थी वो 3 क्लास में डिवाइडेड थी, 3 स्टेट में। जो क्लास है हम उसे स्टेट कहेंगे, तो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। पहला क्या था, फर्स्ट स्टेट था क्लेजी। क्लेजी कौन होते थे, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन चर्च मैटर्स। तो ग्रुप ऑफ पर्सन होते थे, पादरी, पादरी वर्ग जो ग्रुप में पादरी होते हैं, तो उनका ये ग्रुप होता था जो चर्च के मैटर्स से, चर्च में जो भी मैटर चल रहे हैं उनसे रिलेटेड इशू को वो सॉल्व करते थे, वो होते थे। नेक्स्ट होते थे द सेकंड स्टेट, और ये क्या होती थी, नॉबिलिटी होती थी। यहाँ पे ये पर्सन होते थे, ये तो ये किंग के फैमिली से हो गए, या तो ऐसे पर्सन होते थे जो आपके हाई रैंक होते थे, हाई पोजीशन पे होते थे, इन्हें हम क्या कहेंगे, सेकेंड स्टेट में आएंगे ये। और थर्ड स्टेट क्या हो गए, कंप्राइजेस ऑफ बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स हो गए, कोर्ट ऑफिसर्स हो गए, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स। तो ये थर्ड स्टेट जो था इसे ही हम कहेंगे क्या, मिडिल क्लास। और ये बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़े ग्रुप था, बहुत बड़ा ग्रुप था, इसमें बहुत से लोग थे। देखिए हम देख रहे हैं जैसे बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, पीजेंट्स किसान थे, ठीक है, आर्टिसंस थे, जो कलाकार, ये सब आ गए, ये सब थे, लैंडलेस लेबर थे, सर्वेंट्स थे, ऑल आर है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, अच्छा कुछ वर्ड्स हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये वर्ड आएंगे हमारे, तो पहले इसको हम क्लियर करके चलते हैं। तो देखिए हम पहला देखेंगे कि लिवरे। लिवरे क्या थी, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794। जैसे अभी हमारी इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी है ना, इंडिया में रुपया चलता है, तो वहाँ की करेंसी क्या थी, लिवरे थी। कब थी, 1794 से पहले थी, और 1794 में इसे डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्लीजी। तो क्लीजी क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन चर्च। मैंने पहले ही इसको डिस्कस किया है, पादरी वर्ग के पादरी लोग होते थे, और जो भी चर्च से रिलेटेड होते थे, चर्च का जो भी इशू को सॉल्व करते थे, उससे रिलेटेड वर्क करते थे, वो आपकी क्लीसी में आएंगे, मेनली पादरी को हम बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे तिथे, टाइप थे। टाइप क्या होते थे, अ टैक्स लेविड बाय चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये टैक्स कौन लगाता था, टाइप जो था ये टैक्स था एक, और इसे चर्च लगाती थी, किसके, 1/3 लगाती थी। जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी एग्रीकल्चर गुड प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके 10th पार्ट का 1 पार्ट ये लगता था टाइप। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रायल। और ट्रायल, टाइल, एक क्या था, टाइप था, और एक क्या था, टाइल था। ओके, तो टाइल जो था, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। टाइल जो था, टाइल था, इसे क्या कर, इसे मतलब डायरेक्ट, इसे हिंदी में भी यही कहते हैं। ओके, हिंदी में भी यही कहते हैं, टाइप कहते हैं और टाइल, टाइल कहते हैं। तो ये डायरेक्टली स्टेट को पे किया जाता था, डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को पे किया जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे द फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट 2 क्लास वेर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। तो फर्स्ट 2 क्लास थे, जो फर्स्ट स्टेट जो क्लेजी वर्क थे और नॉबिलिटी थे, तो इन लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना होता था, इन्हें एक्सेप्टेड मतलब ये इनको छूट थी, टैक्स इनको छूट थी। ये लोग प्रिविलेज बाय बर्थ, ये लोगों को ये राइट जो था ये लोग बर्थ से ही इंजॉय करते थे, और इन्हें फ्यूडल प्रिविलेज था, मतलब बर्थ से ही इन्हें ये राइट मिलता था। अगर कोई क्लेजी है या कोई नॉबिलिटी है, तो अगर उसका बेटा है
तो उनको बर्थ से ये राइट मिल जाएगा कि उनको टैक्स नहीं पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ओनली द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। ओनली जो थर्ड स्टेट में थे, थर्ड स्टेट में हम किसे किसे देखे थे, बिजनेसमैन थे, आर्ट्स, फिर बिजनेसमैन थे, लैंड लेबर थे, ये सारे मर्चेंट्स थे, तो इन लोगों को टैक्स पे करना होता था। डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैल एंड ऑल्सो अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट। अब देखिए डायरेक्ट टैक्स तो लग ही रहा है इनके ऊपर, जो थर्ड क्लास जो पीपल है, थर्ड स्टेट के जो पीपल है, इनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स तो लग ही रहा है जो गवर्नमेंट लगा रही है। और नेक्स्ट इनके ऊपर इनडायरेक्ट भी बहुत सारे टैक्स लगते थे। तो जितने भी पूरे मतलब हम देखेंगे पूरे सोसाइटी का भार क्या था, इन्हीं के कंधों पर था, ठीक है। हम यहाँ नेक्स्ट देखते हैं और हाँ, फिर चार्ज ऑन आर्टिकल्स ऑन एवरीडे कंजम्पशंस, लाइक अब एवरीडे कंजम्पशंस जो हो रहे हैं लाइक सॉल्ट हो गया, टोबैको हो गया, तो इन सारे जो लोग डेली यूज़ करते हैं उनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है। अब उनको देना भी पड़ेगा क्योंकि जो डेली यूज़ के जो गुड्स हो गए वो तो ज़रूरी होते हैं, हर किसी को कंजम्पशन के लिए चाहिए होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे द टैक्स कॉल टाइल। जो टैक्स जो से टाइप करते थे वॉज ऑल्सो कलेक्टेड बाई द चर्च फ्रॉम पीजेंट्स। तो इसे पीजेंट्स हम पहले ही देखे, ये 1/3 होता था और ये पीजेंट से कलेक्ट किया जाता था टाइप को। ओके, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो टाइल होता है, टाइल जो था वो क्या था, वो गवर्नमेंट को पे किया जाता था, और जो टाइप था, दिखे टाइप, टाइल और टाइप, ठीक है। टाइल जो था वो गवर्नमेंट को पे किया जाता था और टाइप जो था वो क्या होता था, 1/10 होता था, जो कौन लेता था, चर्च लेता था। किससे लेता था, पीजेंट से लेता था। पीजेंट्स कौन हो गए, किसान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक कॉज देखेंगे, तो इकोनॉमिक कॉज में आ जाएगा सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्या होती है, सबसिस्टेंस हम जानते हैं ना, खाना, कपड़ा और मकान, बेसिक जो नीड होती है इसे हम सबसिस्टेंस कहते हैं। जीने के लिए मूलभूत जो सुविधा होती है इन्हीं यही होती है। तो इस पे क्राइसिस होने लग गया था। क्यों हो रहा था, चलिए देखते हैं। तो जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की, रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715। 1715 में ये कितनी थी, 23 मिलियन थी, और 1789 आते आते ये कितनी हो गई थी, 28 मिलियन हो गई थी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे दिस इंक्रीज, इससे क्या हुआ, इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड ग्रेन्स या तो जो भी कंजम्पशन गुड है उनका डिमांड भी बढ़ेगा, क्योंकि जितने लोग होंगे उतने गुड्स चाहिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाउएवर प्रोडक्शन कुड नॉट कीप पेस विद डिमांड व्हिच अल्टीमेटली इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन्स। हम यहाँ देखेंगे कि अब डिमांड तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, साथ में डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, जो गुड्स जो प्रोडक्शन हो रहा है वो उतने पेस से, उतने तेजी से नहीं हो पा रहा है जितनी तेजी से क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये एक दिक्कत आ गई थी। नेक्स्ट क्या था, मोस्ट वर्कर्स वर्क एज लेबर्स इन द वर्कशॉप एंड दे डिडंट सी इंक्रीज इन देयर वेजेस। अब देखिए पॉपुलेशन है तो लेबर की क्वांटिटी में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ऑब्वियसली बहुत से लोग होंगे। तो क्या हो रही थी यहाँ पे, कंपनी, जो भी कंपनी थी वो क्या कर रहे थे, लेबर को वो अपॉइंट करते थे और उनको मतलब उनसे काम तो लिया जा रहा था लेकिन उनको उनके वर्क के अनुसार उतना पे नहीं किया जा रहा था, ठीक है। अब देखिए लेबर के यहाँ पे इनकम नहीं रहेगी तो उनके परचेसिंग पावर भी बहुत कम हो गई, वो खरीद भी नहीं पाएंगे, सामान खरीद नहीं पाएंगे, तो इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सारे इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, तो ये हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि लेबर को पेमेंट नहीं मिल रहा था सही से। नेक्स्ट क्या था, फूड ग्रेन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जो प्रोडक्शन था वो उतना हो नहीं पा रहा था। और ये बढ़ क्यों गई थी, क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आ गई थी इसमें। ये 23 मिलियन से कितनी हो गई थी, 28 मिलियन हो गई थी 1789 आते आते, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखिए सिचुएशन बिकेम वर्स व्हेनेवर डॉट एंड हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। अब क्या हुआ, सिचुएशन तो ऐसे ही खराब थी, सिचुएशन तो ऐसे ही बुरी चल रही थी। अब इस बीच में क्या हुआ, डॉट हो गया, सूखा पड़ गया, और हेल जो ओले होते हैं ना, ओले पड़ गए। इससे क्या हुई, या तो सूखे से फसल बर्बाद होगी और बची कुची फसल क्या से, जो हेल ओला हो गया उससे खराब हो गई। तब किसान पीजेंट्स की हालत तो और भी खराब हो गई। दिस लीड टू द स्कैर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड सब्सिस्टेंस क्राइसिस। और इससे क्या हो गया, फूड ग्रेन्स अब हार्वेस्ट ही नहीं हुई है, फसल ही नहीं हुई है अच्छे से, तो फूड ग्रेन्स की कमी तो आएगी ही, फूड ग्रेन्स में कमी हो गई। सब्सिस्टेंस क्राइसिस, क्योंकि हम देखेंगे कि मेनली इस टाइम पे क्या थी, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स, मतलब एग्रीकल्चर मेन सेंटर था, ओके। एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर ही सही से नहीं हो रहा है तो बाकी इंडस्ट्री भी सही से नहीं चल पाएगी, बहुत सारे लोग किसान थे ना। देखिए हम पॉलिटिकल कॉज देखते हैं, तो पॉलिटिकल कॉज में क्या देखेंगे, जो लुइस 16 थे, ठीक है, लुइस 16 थे, कैम इन टू द पावर इन 1774 एंड फाउंड एम्प्टी ट्रीज।
पॉलिटिकल कॉज जो राजनीतिक कारण था उसमें हम देखेंगे जो लुइस 16 थे, इस टाइम पे लुइस 16 किंग थे। ओके, तो ये जो किंग थे लुइस 16 जब पावर में आए 1774 में, कब पावर में आए 1774 में आए, कौन पावर में आए, लुइस 16 पावर में आए। ओके, तो जब ये आए तो ये क्या देखिए एम्प्टी ट्रेजर है, इनके पास खजाना नहीं है, खाली है। ओके, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। तो बहुत टाइम से जो वॉर चल रहा आ रहा था उसकी वजह से क्या हुआ था, इससे पहले भी वॉर चल रहे थे, तो इससे क्या हुआ था, कहीं पे भी वॉर हो रहा है तो उसके वॉर हो रहा है तो उससे क्या होगा, खजाना जो है ट्रेजर जो है पैसा लगेगा उसमें, और इससे क्या होगा, ट्रेजरी क्या होगी, खत्म होगी। ठीक है, पैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा तो पैसा बचेगा नहीं। अब क्या होगा, अंडर द लुइस 16 फ्रांस helped the 13 American colonies to gain their independence from common enemy Britain। ओके, तो यहाँ पे लुइस 16 जब पावर में थे तो ये क्या किए, अमेरिकन की 13 कॉलोनीज थी। कॉलोनी क्या होती है, ऐसी जगह जहाँ पे कोई दूसरे कंट्री आकर के क्या बना रहे हैं, अपना कब्जा कर ले रहे हैं और वहाँ पे वो रूल कर रहे हैं। इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटिश की, ब्रिटेन की इंडिया कॉलोनी थी ना, ब्रिटिशर्स आकर के यहाँ पे रूल किए थे। ठीक है, तो उसी तरह अमेरिका में 13 कॉलोनीज जो थी उसे ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए, मुक्त कराने के लिए फ्रांस ने हेल्प किया था। अब जब वो वहाँ हेल्प कर रहा है तो उसके बहुत सारे पैसे कहाँ लगेंगे, वहाँ पे लगेंगे, तो फिर अब पैसे की कमी हो गई। ठीक है, ब्रिटेन विच हैडेड मोर देन अ बिलियन लिवरेज। तो हम देखेंगे कि ब्रिटेन तो ऐसे ही पहले मिलियन मतलब 1 मिलियन जो लिवरे था, लिवरे हम देखे थे पहले करेंसी थी। ओके, फ्रांस की करेंसी थी। तो ये जो लिवरे करेंसी थी पहले ऑलरेडी फ्रांस जो था वो 1 बिलियन के डेप्थ में, 1 बिलियन की जो उधार था उसमें वो कर्ज में दबा हुआ था। अब जब ये हेल्प कर रहा है अमेरिका की तो इसमें क्या हो रहा है, अब तो ऊपर से और एक 1 मिलियन का इसके ऊपर कर्ज हो जाता है और अब कितने हो गए, 2 बिलियन हो गए। ओके, पहला 1 बिलियन और नेक्स्ट में क्या है 2 बिलियन, पहला 1 बिलियन दूसरा 2 बिलियन, 1 बिलियन, तो दोनों मिला के 2 बिलियन हो गए। ओके, अब देखिए, एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सैलिस ऑल्सो कॉस्ट अ लॉट। तो जो एक्स्ट्रा जो वर्सैलिस के जो आप पैलेस देखेंगे ये बहुत अच्छा पैलेस है, मतलब बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इमेंस और बहुत भव्य पैलेस है। तो इसे बनाने में जो वर्सैलिस की जो पैलेस थी इसे बनाने में बहुत पैसा खर्चा हुआ, जिसकी वजह से ट्रेजरी और भी एम्प्टी हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या क्या देखे पॉलिटिकल कॉज में, पहला तो जो था लुइस 16 क्या हुए थे, किंग बने थे और इनको क्या मिला था, एम्प्टी ट्रेजर मिला था। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनेंशियल जो वॉर चल रहा था इसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्रेजरी था फाइनेंशियल क्राइसिस इसकी वजह से भी आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लुइस 16 जब आए थे पावर में तो ये अमेरिका की 13 कॉलोनीज को हेल्प किए क्या होने में, इंडिपेंडेंट होने में, किससे, ब्रिटेन से। और इस वजह से क्या हुआ, 1 बिलियन का डेप्ट उनके ऊपर पहले से था और फिर से 1 बिलियन का डेप्ट आ गया जिससे वो 2 मिलियन डेप्ट में चले गए, कर्ज में चले गए। नेक्स्ट हम देखेंगे जो ये एक्स्ट्रा वेजन जो बहुत भव्यदार पैलेस था। ठीक है, वर्सैलिस, तो ये क्या हुआ था, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया था जिसकी वजह से अगेन पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया, अगेन पैसे की कमी हो गई। ओके, अब देखिए, टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, पैसे तो जा रहे हैं आ तो नहीं रहे हैं, तो अब क्या किए, अब रेगुलर एक्सपेंसेस जो अपना खर्चा है अब रूल करना है तो मेंटेनेंस ज़रूरी है, आर्मी का मेंटेनेंस, कोर्ट का मेंटेनेंस, यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो इन सारे के लिए क्या हुआ, जो किंग थे वो क्या किए, टैक्सेस को बढ़ाते चले गए। ठीक है, अब टैक्स बढ़ रहा है, तब देखिए अब यहाँ पे अब मिडिल क्लास का रोल आता है। अब टैक्स बढ़ रहा है मिडिल क्लास के पीपल, क्योंकि क्या होगा, जितने भी टैक्स पे करना था वो किनको पे करना था, मिडिल क्लास पीपल को पे करना था। तो द 18th century witnessed the emergence of social groups termed as middle class who earned their wealth through overseas trade, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोफेशंस। तो हम देखेंगे 18th century विटनेस, मतलब 18th century में हम देखेंगे जो सोशल ग्रुप्स, बहुत ज़्यादा सोशल ग्रुप्स बहुत सारे इमर्ज हुए, उभरे, मतलब आए बने। ठीक है, और ये मेनली मिडिल क्लास ग्रुप थे। मिडिल क्लास में जो ओवरसीज ट्रेड करते थे, दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, मैन्युफैक्चर जो गुड्स बनाते थे, सामान, ठीक है, सामान बनाते थे और प्रोफेशन में थे, इन सब ये सारे पीपल थे। तो हम देखेंगे कि ये सारे जो पीपल थे ये क्या थे, एजुकेटेड पीपल थे। ओके, दे आर लिटरेट नॉट इलिटरेट, तो ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, इनको पता है कि इनकी राइट्स क्या हैं, उनको कैसे, इनके साथ क्या, मतलब इन्हें क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए, इनकी क्या क्या फैसिलिटी इन्हें मिलनी चाहिए, तो इन्हें सारी चीज़ का आइडिया है। तो ये क्या किए, दिस वॉज एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन
सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय द पोर। तो इन्हें, अब ये एजुकेटेड थे तो इनका क्या मानना था कि जो सोसाइटी जो डिस्ट्रीब्यूटेड थी कि अगर अगर किंग है तो उसका किंग हो गया या तो क्लीज हो गया, इनके जो बच्चे होंगे उनको भी क्या मिलेगा, राइट्स ऑलरेडी वही मिलेगा जो इनके फादर को है। ठीक है, तो ये इनका मानना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सोसाइटी को ग्रुप में इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि अगर जो जो उसके फादर है बेटा को भी वही राइट मिले, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, दे वेर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज पुट फॉरवर्ड बाय वेरियस फिलोसफर्स and became a matter of talk intensively for these classes in salons and coffee houses and spread among people through books and newspaper। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों जो फिलासफर्स थे जो दार्शनिक थे उन लोगों के बाद से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, और इन लोगों ने कॉफ़ी हाउसेस में अलग अलग जगह में जाकर के इनका प्रचार करना शुरू किया कि नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, सोसाइटी को ग्रुप में इस तरह से नहीं डिवाइड होते होना, इस तरह से डिवाइडेड नहीं होना चाहिए, इस तरह से राइट्स नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, तो और इस सब चीज़ों को उन्होंने क्या से लोगों तक पहुंचाया, या तो बुक से या तो फिर न्यूज़पेपर से और अलग अलग माध्यम जो लोग आपस में एक दूसरे से मिल करके बात करके। ओके, अब हम देखेंगे द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती थी, गारंटी करती थी इंडिविजुअल राइट्स, हर किसी के पास राइट होगा। ओके, तो यहाँ पे जो फ्रेंच पीपल थे वो लोग इससे बहुत ज़्यादा क्या थे, उनको ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे इससे। ठीक है, अब हम देखेंगे फिलोसफर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन रिवॉल्यूशन। अब जो फिलोसफर्स थे जो दार्शनिक थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो हम देखेंगे जॉन लॉक। तो ये था इनका, जॉन लॉक एक फिलोसफर है, ये बुक कौन सा लिखे थे, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इनके बुक का नाम क्या था, जॉन लॉक के बुक का नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट इन विच ही क्रिटिसाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। तो इनका क्या कहना था, ये क्रिटिसाइज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे जो डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, मतलब राजा के पास सारे पावर राजा के पास होंगे, राजा जो चाहेगा वो करेगा, तो ये इसके फेवर में नहीं थे, ये इसका अगेंस्ट थे, ये इसका विरोध कर रहे थे। और ये इनका विरोध किस में किए हैं, ये द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे जीन जैक्विस रासियो। और जीन जैक्विस रासियो की कौन सी बुक थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इन विच ही प्रपोज्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इनका क्या मानना था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि पीपल और जो गवर्नमेंट, जो गवर्निंग बॉडी है, गवर्नमेंट है जो रूल कर रहे हैं, उनके बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए, कुछ रूल्स सेट किए जाने चाहिए और उसी के अनुसार रूल्स चलना चाहिए, उसी के अनुसार काम होने चाहिए, वर्क होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉन्टेस्क्यू। और ये कौन से बुक लिखे थे, द स्पिरिट ऑफ लॉ, इन विच ही प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। हमारे इंडिया में भी है ना, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी है। ओके, लेजिस्लेटिव किसे कहते हैं, हम जो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, कानून को लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, दे आर एग्जीक्यूटर्स। ओके, और जुडिशियरी क्या करती है, न्यायपालिका जिसे हम कहते हैं, अगर कुछ गलती हो रही है, कुछ भी गलत हो रहा है तो उन सारी चीज़ों को देख रेख कौन करेगी, जुडिशियरी करेगी। ओके, तो मॉन्टेस्क्यू का क्या कहना था, ये इनकी बुक क्या थी, पहले तो द स्पिरिट ऑफ लॉ थी इनकी बुक, और इनका क्या कहना था कि जो पावर है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, एक लेजिस्लेटिव, दूसरा क्या है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जुडिशियरी। ओके, अच्छा, तो इतना ही है आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। और आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।